हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो आज हम देखेंगे इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों हम वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं जो हमने एनालिसिस के दौरान देखा है कि किस टॉपिक से और किस क्षेत्र से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी। दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो ऑप्शन है आपके पास 4। ए मालवा, बी पेशावर, सी जयपुर और डी बुंदेलखंड। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस के लिए 2 सेकंड का टाइम पीरियड दूंगा, जिसमें आपको अपना आंसर पिक करना है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर के क्षेत्र में थी। और दोस्तों, इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान भी बनाया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो है वह जयपुर के क्षेत्र में पड़ती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? दोस्तों, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? 4 ऑप्शन है। ए जीवक, बी कालाशोक, सी उदयन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो वैद्य भेजा था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए जीवक। दोस्तों, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों, जो बिंबिसार है वह हर्यक वंश का राजा था। तो आपको याद रखना है, जीवक को उसने भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है। ए श्रेणिक, बी एकराट, सी सम्राट और डी देवनापियादसी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेणिक। दोस्तों, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें उनके अकॉर्डिंग बिंबिसार का जो दूसरा नाम था वह श्रेणिक था। दोस्तों, जो बिंबिसार है वह हर्यक वंश का संस्थापक था और जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो 4 ऑप्शन है। ए कालाशोक, बी अशोक, सी नंदीवर्धन और डी शिशुनाग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसने 367 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके बाद दोस्तों महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद। महापद्मानंद को भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, इसने 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और इसको ही महापद्मानंद को भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है। ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग और डी कालाशोक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद। महापद्मानंद ने 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और दोस्तों इसने 16 वर्ष तक शासन किया था। महापद्मानंद को ही क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है इतिहास में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में क्षत्रियों का विनाश करने वाला महापद्मानंद को ही बताया गया है और इसी ने ही नंद वंश की स्थापना की थी 345 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन है। ए 326 ईसा पूर्व,
316 ईसा पूर्व, 296 ईसा पूर्व या फिर 330 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और वहाँ उसने दोस्तों पुरु के राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ। दोस्तों वह युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध भी कहलाता है। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि जो अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है, तो हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत पर मगध पर कौन सा वंश का राज्य कर रहा था। मतलब अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पर मगध में किस वंश का शासन था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए नंद वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब अलेक्जेंडर ने युद्ध किया, आक्रमण किया था, तब मगध में नंद वंश का राजा घनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी दोस्तों विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से भी मना कर दिया था। तो आपको याद रखना है जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था तब घनानंद का शासन था जो कि नंद वंश का था, घनानंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो ऑप्शन है ए 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व या फिर 255 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसने अपने सिंहासनरोहण दोस्तों के 8वें वर्ष इसका जो सिंहासन पर इसने जब बैठा था तो दोस्तों यह 269 ईसा पूर्व पर बैठा था। और इसने जो कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व, मतलब अपने जो सिंहासन पे बैठने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, जिससे अशोक का जो मन था वो बहुत विचलित हो गया था और उसने इस युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों यदि पूछा जाए कि जो कलिंग वाला क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, तो यह उड़ीसा वाला वर्तमान का क्षेत्र है कलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिका का लेखक था। आपको बताना है कि इंडिका का लेखक कौन था। ऑप्शन है ए हेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी फायान और डी डेमोट्रस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। यदि बात की जाए मेगास्थनीज की तो दोस्तों मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने, दोस्तों यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था मेगास्थनीज को, और इसी ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था। दोस्तों बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था। तो ऑप्शन है ए डाइमेकस, बी डेमोट्रस, सी मेगास्थनीज और डी हेनसांग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाइमेकस। दोस्तों बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत डाइमेकस था, जिसको सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने राजदूत के रूप में भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो आपको याद रखना है सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। दोस्तों किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। तो ऑप्शन है 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5वें शिलालेख में। अशोक ने 5वें शिलालेख में कहा कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। और दोस्तों इसी शिलालेख में उसने दासों के व्यवहार के बारे में भी बताया है, और इसके अलावा इसने धर्म महामात्र का भी उल्लेख किया। दोस्तों धर्म महामात्र, इसने जो धर्म महामात्र नियुक्त किए थे वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने धर्म महामात्र को नियुक्त किया था, और उनका उल्लेख ही 5वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन है आपके पास ए 6वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख या फिर 9वें शिलालेख में। तो अशोक ने जो 5 समकालीन राजाओं का उल्लेख किया है वह आपके ऑप्शन नंबर डी 9वें शिलालेख में किया है। दोस्तों
अशोक ने 9वें शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा दोस्तों पांड्य और चोल आदि राजाओं का भी उल्लेख मिलता है 9वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष। दोस्तों अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन आपके पास ए 5वें शिलालेख, बी 6वें शिलालेख, सी 7वें शिलालेख में और डी 8वें शिलालेख में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 8वें शिलालेख में। दोस्तों 8वें शिलालेख में ही अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? तो ऑप्शन आपके पास ए भाब्रू शिलालेख, बी कलिंग शिलालेख, सी तराई शिलालेख और डी बराबर गुफा अभिलेख। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाब्रू शिलालेख। दोस्तों अशोक के भाब्रू शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है और इसमें उसने अपनी धम्म नीति का भी वर्णन किया है। दोस्तों धम्म नीति का। नेक्स्ट देखते हैं। मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है। दोस्तों मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है। ऑप्शन है ए दशावतार मंदिर देवगढ़, बी पठारी मंदिर, सी शत्रुध्नेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और डी लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका दशावतार मंदिर देवगढ़। पंचायतन कला का प्रथम जो नमूना देखने को मिलता है वह है आपका दशावतार मंदिर देवगढ़, जो कि दोस्तों यह मंदिर गुप्त काल के दौरान बनाया गया था, गुप्त काल। नेक्स्ट देखते हैं अब। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल। दोस्तों बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है? ऑप्शन है ए नेपाल में, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी भारत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप जो भामल बौद्ध स्तूप है वह पाकिस्तान में है। दोस्तों पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं। भामल स्तूप के अवशेष पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं और वहाँ की दोस्तों यह राष्ट्रीय धरोहर भी है भामल स्तूप। और इसका जो निर्माण हुआ था 4वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और यह तत्कालीन गांधार में हुआ था। गांधार दोस्तों पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ कराया? तो ऑप्शन आपके पास ए बोध गया, बी राजगृह, सी कुशीनगर और डी सारनाथ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। दोस्तों वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्मचक्र जिन विहार का जिक्र है। ठीक है, वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्मचक्र जिन विहार का उल्लेख है दोस्तों, जिसे गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने बनवाया था, आयोजित कराया था। दोस्तों जो रानी कुमार देवी हैं वह कन्नौज के राजा गोविंद चंद की पत्नी हैं। दोस्तों गोविंद चंद गढ़वाल वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और सबसे प्रमुख राजा माने गए हैं। दोस्तों गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 के युद्ध में 1194 के चंदावर के युद्ध में हरा दिया था और वहाँ से गढ़वाल वंश का अंत हो गया, क्योंकि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। नेक्स्ट देखते हैं। कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम है? कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम है? ऑप्शन है ए तगर, बी श्रीपुर, सी त्रिपुरी और डी ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तगर। दोस्तों भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था तगर, जो कल्याणी को बेंगी से जोड़ता था और इसका जिक्र है दोस्तों कई यात्रियों ने किया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? तो ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य और डी शूद्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक ब्राह्मण को ही कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। तोरमाड़ किस जाति का राजा था?
तोरमाड़ किस जाति का राजा था? तो ऑप्शन है ए हूण वंश, सी कुषाण वंश और डी शक, सी शक और डी यवन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए हूण। दोस्तों तोरमाड़ हूणों का राजा था जिसने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। दोस्तों मालवा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। और दोस्तों इसने तोरमाड़ ने अफगानिस्तान तक अपना राज्य का विस्तार किया था। ठीक है दोस्तों, तोरमाड़ का ही पुत्र था मिहिरकुल जो कि एक कट्टर शैव भक्त था, कट्टर शैव भक्त था और यह भी हूण वंश का शासक था। दोस्तों मिहिरकुल को ही यशोवर्मन ने हराकर हूणों के साम्राज्य को अंत कर दिया था। तो आपको याद रखना है मिहिरकुल जो कि तोरमाड़ का पुत्र था उसको हराया था यशोवर्मन ने और वहाँ से हूणों के साम्राज्य का अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? दोस्तों एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी हिंदू जैन और बौद्ध तीनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। दोस्तों जो एलोरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसकी जो गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पे एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं, 34। इनमें से दोस्तों 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 17 हिंदू धर्म से और जो अन्य 5 हैं वह आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कुल 34 हैं जिनमें से 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी पूर्व गुप्त काल, सी मौर्य काल और डी वैदिक काल। तो दोस्तों भारत में बैंकिंग के प्रथम साक्ष्य जो आपके मिले हैं ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल से। दोस्तों उन दिनों लोन ऋण पत्रों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम बैंक का जो साक्ष्य मिले हैं आपके वैदिक काल से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड और सर जॉन मार्शल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। दोस्तों भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जो इतिहास के पिता हैं उनको रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन है ए पशुपालन, बी शिकार, सी खेती और डी मछली पालन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकार। दोस्तों पूरा पाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था और उस समय दोस्त जो मानव था वह कंदमूल खा के शिकार करके और जो फल वगैरह खा के ही अपना पेट भरता था। तो आपको याद रखना है कि जो पूरा पाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह शिकार करना था। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री सेक्शन से थे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए जिससे हमको आप थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।